आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम तुलनात्मक राजनीति के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बातचीत करने जा रहे हैं और यह महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक समाजीकरण। जैसा कि आप नोमेनक्लेचर से देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये दो शब्दों से बना हुआ है, राजनीतिक और समाजीकरण। मैंने पूर्व व्याख्यान में भी बताया कि राजनीतिक का मतलब एक पब्लिक लाइफ से है, सार्वजनिक जीवन से है, एक ऐसे जीवन से है जो जीवन आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, अपितु वह जीवन अन्य व्यक्तियों के जीवन को भी प्रभावित करता है। उसे ही राजनीतिक कहा जाता है। जब आपका कोई सामाजिक व्यवहार आम जनता के हित को या अहित को प्रभावित करता है तो यह राजनीतिक समाजीकरण होता है। अब ऐसा सामाजिक व्यवहार जो राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है उसे ही हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। जैसे कि हर प्रकार की जो मांग है या हर प्रकार का जो व्यवहार है या गतिविधि है वह राजनीतिक नहीं होती जब तक वह पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित नहीं होती है। जैसा कि राजीव भार्गव ने अपनी पुस्तक में भी बताया है कि ऐसा जीवन ही राजनीतिक जीवन है, ऐसा ऐसी क्रिया या अभिक्रिया ही राजनीतिक अभिक्रिया है जो कि आम जनता के हित को या अथवा अहित को, मुद्दे को प्रभावित करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक शब्द में सार्वजनिकता की भावना जुड़ी हुई होती है। राज्य और समाज के बीच का जो व्यवहार है, अगर और सामान्य शब्दों में कहें कि व्हाट इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि एक राज्य जिसे ईस्टर्न और व्यवहारवादियों ने पॉलिटिकल सिस्टम कहा है। कई बार मैंने देखा कक्षा में बच्चों को छोटे छोटे शब्दों का नहीं पता है। आपको बहुत ही सरल तरीके से और अपने आप को एम एन राय के शब्दों में एक सुप्रीम पावर मानते हुए आपको कोई भी कार्य करना चाहिए ताकि आप पूरी तल्लीनता के साथ, आत्मविश्वास के साथ उस अधिगम प्रक्रिया को आत्मसात कर सके। यही सामान्य जो व्यक्ति है उसके चिंतन करने का तरीका यदि सामान्य होता है तो वह सामान्य है, और यदि वह चिंतन ही एक विशिष्ट स्वरूप में करता है तो वही सामान्य आदमी एक विशिष्ट आदमी हो जाता है, खास आदमी हो जाता है, आम आदमी नहीं रहता है। दुनिया भर के इतिहास के राजनीतिक इतिहास को पढ़ने पर हमें मालूम होता है कि छोटे से छोटा आदमी केवल चिंतन से एक बड़ा आदमी बना है। अब्राहम लिंकन का कई बार हम उदाहरण देते हैं और सुनते हैं कि अब्राहम लिंकन जनता से इस स्तर तक जुड़ा हुआ था कि वह रास्ते में जाते हुए ये देखता है कि कुछ लोग लकड़ी के एक बड़े गट्ठर को दखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो बार बार असफल प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी घोड़ा बग्घी से उतरकर उनका सहयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हमें जो मानवता है, हमें जो समानता है, स्वतंत्रता है, उस पर ध्यान देना चाहिए और वह प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जो अब्राहम लिंकन का एक व्यवहार है, ये व्यवहार राजनीतिक समाजीकरण का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण एक अधिगम प्रक्रिया होती है, अर्थात सीखी हुई प्रक्रिया होती है। जिन राज्यों की राजनीतिक प्रणाली को हम विकसित राजनीतिक प्रणाली कहते हैं, निसंदेह उसका सबसे बड़ा आधार या करणत्व जो होता है वह है अधिगम की श्रेष्ठ प्रक्रिया, अथवा उस देश की या राजनीतिक प्रक्रिया में या नागरिकों के द्वारा सोचने का विशिष्ट तरीका। वह विशिष्ट तरीका ही उन्हें विकसित राजनीतिक व्यवस्था का स्थान दिलाता है। अर्थात उस देश के नागरिक जो हैं वो तार्किकता से सोचते हैं, रैशनलिटी से सोचते हैं, वो वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, अथवा वो अंधविश्वास, कर्मकांड और अतार्किक अवैज्ञानिक चिंतन रखते हैं। यही सबसे बड़ा आधार है जो किसी देश को विकसित देश बनाता है। अब राजनीतिक समाजीकरण को और सामान्य शब्दों में कहें
तो समाज यानी प्रत्येक व्यक्ति, जैसा अरिस्टोटल ने कहा है, एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है स्वभाव से, जबरदस्ती नहीं। बाय नेचर एवरी मैन इज ए सोशल और पॉलिटिकल क्रिएचर। कई बार आपने सुना होगा कि मुझे कोई व्यक्ति कहता है राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं आपको ये बता दूं कि यदि किसी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इट मीन्स वो ये कह रहा है कि उसे स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, और स्टेट के बिना यदि कोई व्यक्ति है तो वह स्टेट का मेंबर नहीं है, जो मैंने कई बार बताया। और स्टेट का मेंबर नहीं होना इस 21वीं सदी में सबसे बड़ी चुनौती है। इट मीन्स उसे या तो एक जानवर माना जाएगा, हिंसक जानवर की तरह, और उसे ट्रीट किया जाएगा एक जानवर की तरह। वह दास हो सकता है, अथवा वह राज्य के लिए खतरा हो सकता है, रिफ्यूजी हो सकता है, रिफ्यूजी हो सकता है, शरणार्थी हो सकता है, नागरिक नहीं है, और नागरिक नहीं होने के कारण उसे तमाम तरह के अधिकार भी नहीं मिलेंगे। जैसे भारतीय संविधान की हम बात करें, बहुत से अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को हैं, परंतु बहुत से अधिकार केवल नागरिक को ही हैं। तो ये अंतर करता है कि आप राज्य की भागीदारी प्रक्रिया में दावा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा भी राज्य के नियंत्रण में ही है। इसलिए आप ये कहकर भी कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आप यही कह रहे हो कि राजनीति के बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए समाज का ऐसा व्यवहार जो एक व्यक्ति को प्रभावित न करके बहुत से लोगों को प्रभावित करता है, बहुत से लोगों के हित को प्रभावित करता है, तो ऐसा व्यवहार ही राजनीतिक व्यवहार होता है, क्योंकि उसका व्यवहार ये राजनीतिक गतिविधि को, किसी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और यह राज्य या राजनीतिक प्रक्रिया को, किसी नियम को, किसी कानून को, किसी विनियम को, किसी निर्णय को, किसी आदेश को अगर प्रभावित करता है, तो समाज के उस व्यक्ति का यह व्यवहार राजनीतिक व्यवहार माना जाएगा। इसका मतलब है साथियों, पहला शब्द राजनीतिक, राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिबिंब करता है या उद्घोषक है, और दूसरा शब्द समाज का है। तो राज्य और समाज के बीच जो अंतः व्यवहार होता है, अंतः क्रियाएं होती हैं, उन अंतः क्रियाओं को ही हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। अब राजनीतिक समाजीकरण है क्या, अर्थ जानने के बाद हम देखें तो राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है, और ये कैसी प्रक्रिया है? यह है लर्निंग, अधिगम की एक प्रक्रिया, यानी सीखने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। जो सामाजिक व्यवहार है और राजनीतिक व्यवहार है, उसको सीखने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति यह सीखता है कि वोट कैसे दिया जाता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, लोगों से बातचीत कैसे की जाती है, तमाम तरह का जो व्यवस्थित जीवन है। जैसे हम कहें कि फसल और फसल के इस कॉटन कपास से बने धागे, धागों से बना कपड़ा, कपड़े की सिलाई के बाद बने गणवेश, ड्रेस, वेशभूषा जिसे व्यक्ति पहनता है। तो बिल्कुल छोटे से उदाहरण से समझे कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े इस मूर्त स्वरूप में नहीं बनते हैं। हमें उस कपड़े की, गणवेश की, वेशभूषा की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा कि वह कपड़ा कैसे बना है। अगर आप ये समझते हो तो यही लर्निंग प्रक्रिया है। अब राजनीतिक समाजीकरण और समाजीकरण में क्या अंतराल है? समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज का वह पक्ष जिसे हम आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं, समाज का वह पक्ष जिसे हम सभ्यता या जिसे हम संस्कृति कहते हैं, काम करने का कोई तरीका होता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। इसका मतलब है कि स्नानागार, मकान, सड़क, तमाम खेती करने का तरीका, ये सब चीज़ें हमें भौतिक समाजीकरण सिखाते हैं। दूसरा कि लोग कैसे रहते थे, उनकी क्या अनुभूति थी, जानवरों से कैसा प्रेम था, कपड़े कैसे पहनते थे, या उनके जीवन जीने का तरीका कैसा था, उत्सव कैसे मनाते थे, दुख कैसे
व्यक्त करते थे, सुख कैसे व्यक्त करते थे, ये सब चीज़ें जो उसके जीवन प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी वो आध्यात्मिक स्वरूप है। अब यदि कोई एक समाज जो मानवीय समाज जिसको हम कहते हैं, उस मानवीय समाज में हम क्या सीखते हैं, ये जनरेशन से जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यदि समाजीकरण हम देखें तो आदि मानव जो लाखों वर्षों पूर्व बिना कपड़ों के रहता था, निवस्त्र रहता था और वह कच्चा मांस खाता था, खेती का आविष्कार नहीं था, आग का आविष्कार नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है। इसका मतलब है कि हमने ये कपड़े पहनना, ये चाल चलन, ये वेशभूषा, बैठना उठना, बातचीत करना, शांति से रहना, युद्ध करना, ये तमाम तरह की चीज़ें हमने सीखी हैं। कुछ बाय नेचर होता है और बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो लर्निंग प्रक्रिया है। तो ज़्यादातर जब हम बात करते हैं विकसित देशों में कि कार्य संस्कृति होती है समाज की, इसीलिए मैक्स वेबर अगर आपको याद हो तो मैक्स वेबर ने जब ये 19वीं शताब्दी में कोट किया कि जर्मनी की नौकरशाही सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नौकरशाही एक सामाजिक संगठन है। इसका मतलब है कि प्रत्येक नौकरशाह नौकर बाद में बना है, पहले वह एक समाज का सदस्य था और जो समाज में उसने सीखा नैतिकता, ईमानदारी, भाईचारा, संवेदनशीलता, परोपकार, निस्वार्थ भावना, तटस्थ रहना और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करना, आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी, तो वह इन्हीं सबको अपने जीवन में आगे चलकर अपनाता, इसलिए उसने बेस्ट ब्यूरोक्रेसी कहा है। अब यदि हम राज्य बनने के बाद की बात करें तो राज्य बनने के बाद जो राज्य के राजनीतिक विश्वास हैं, मूल्य हैं, तौर तरीके हैं, काम करने का तरीका है, कानून बनाने का तरीका है, कानून को प्रभावित करने का तरीका है, राज्य में भर्ती होने का तरीका है, राज्य के बारे में पढ़ने का तरीका है, पाठ्यक्रम है, स्कूल है, तमाम तरह की ये सब चीज़ें राजनीतिक समाजीकरण के लक्षण हैं। अब इनको हम कैसे सीखते हैं? मान लीजिए कि बालक सरकारी स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में क्या सोचता है, निजी विद्यालय के बारे में क्या सोचता है, धार्मिक संगठन के बारे में क्या सोचता है, ऐसे सभी संस्थान जो राज्य से किसी ना किसी रूप से वित्त पोषित हैं या जुड़े हुए हैं, वो जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में जाया जाता है, प्रार्थना है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, प्रतिज्ञा है, शपथ पत्र है, कहानी है, अंत्याक्षरी है, टाइमलाइन है, अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग विषय हैं, विषयों का पाठ्यक्रम है, ये उनको पढ़ाया जाता है। ये राजनीतिक समाजीकरण का तौर तरीका है। लोकतंत्र के बारे में पढ़ाना, साम्यवाद के बारे में पढ़ाना, राजतंत्र के बारे में पढ़ाना, राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ाना, राज्य कानून कैसे बनाता है उसके बारे में पढ़ाना, भर्ती प्रक्रिया कैसे चलती है, लिखित एग्जाम परीक्षा कैसे होती है, समानता क्या है, न्याय क्या है, ये ये सब चीज़ें जो हैं, मानवता क्या है, करुणा, दया, प्रेम, नैतिकता क्या है, ये सब सिखाई जाती है। लर्निंग प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति एक कोरे कागज के समान होता है, सब कुछ इस समाज से ही वह सीखता है। इसीलिए गांधी ने एक ट्रस्टीशिप की बात की है कि जो कुछ लिया सोसाइटी से लिया, इसलिए हमें वापस सोसाइटी को ही देना है। राजनीतिक आध्यात्मिकरण उसने कहा और राजनीति की शुद्धिकरण की भी बात कही है कि राजनीति का मतलब राज्य की ऐसी नीतियां जिनके माध्यम से राज्य में रहने वाले लोगों का हित होता है, यही सच्चा राजनीतिक समाजीकरण है। अब राजनीतिक संस्कृति क्या है? जो हम राज्य के बारे में सोचते हैं, हमारे आचार विचार हैं, उनका निर्माण कैसे होता है? राजनीतिक समाजीकरण से होता है। अब राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ये अलग अलग व्यक्ति हैं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके पीछे हैं, ये सीख रहे हैं। 1 नंबर से 2 नंबर का व्यक्ति सीख रहा है, 2 नंबर से 3 व्यक्ति का नंबर सीख रहा है, 3 नंबर से 4 नंबर का व्यक्ति सीख रहा है, 4 नंबर से 5 नंबर का बालक सीख रहा है, 5 नंबर से 6 नंबर का बालक सीख रहा है और 6 नंबर से 7 नंबर का बालक सीख रहा है। तो लर्निंग प्रोसेस है, यही बालक सीखता है, उसी हिसाब से वह आगे बढ़ता जाता है। इसको 3 स्टेज भी हम कहते हैं। बाल्यकाल की अवस्था इसको कहा जा सकता है, मध्यकाल की अवस्था इसको कहा जा सकता है और वृद्धावस्था
जो अंतिम अवस्था है उसे भी परिपक्वता की अवस्था के नाम से जाना जाता है। 3 चरणों में वह सीखता भी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये है राजनीतिक समाजीकरण। अब आइए आगे हम राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा को व्यक्त करें। तो जैसा पहले मैंने बता दिया, राजनीतिक समाजीकरण एक अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया क्या है? अधिगम प्रक्रिया का मतलब होता है सीखना। कोई भी व्यवहार, स्किल, कौशल, दक्षता अगर आप सीखते हैं तो इसको अधिगम कहते हैं। जैसे बाई बर्थ व्यक्ति गाड़ी चलाना नहीं जानता, गाड़ी चलाना सीखना ये क्या है? अधिगम है। कपड़े पहनना ये अधिगम है। बाई बर्थ व्यक्ति कपड़े पहने हुए जन्म नहीं लेता, लेकिन उसके बाद उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको कपड़ों का इम्पोर्टेंस बताया जाता है, बातचीत का तरीका, ये सब चीज़ें जिनको सभ्यता, नैतिकता और जिनको हम संस्कृति के नाम से भी पुकारते हैं, जो मानवता के हित में हो, ऐसे सभी राजनीतिक व्यवहार अधिगम प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण के नाम से जाने जाते हैं। ये राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। बाल्यकाल में बालक का राजनीतिक अभिकरण समाजीकरण, नंबर 2 युवावस्था में राजनीतिक समाजीकरण और नंबर 3 परिपक्वता की अवस्था में राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आरंभ काल ये बहुत क्रांतिकारी है, युवावस्था में ये बहुत बदलावकारी है और परिपक्वता में ये स्थिर हो जाता है। तीसरी अवस्था में अधिगम बहुत कम होता है, यानी कि बालक को एक उम्र के बाद सिखाना मुश्किल होता है, असंभव नहीं होता, परंतु छोटे बालक को लर्निंग प्रक्रिया ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बालक बार बार क्यूरियोसिटी होती है, प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है और बहुत सी चीज़ें वो दुनिया भर की सीखना चाहता है, ये उसकी जिज्ञासा है। इसीलिए लर्निंग प्रक्रिया में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा एक बालक की तरह रहना चाहिए। इसका मतलब छोटी से छोटी बात पर प्रश्न करना, पूछना, सीखना और जिज्ञासा हमेशा व्यक्त करना, अर्थात उसे ये लगता है कि ज्ञान अनंत है और मैं इसे हमेशा जानने का प्रयास करता रहूं। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक प्रणाली को उपादेयता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक समाजीकरण वह है जो किसी राज्य को या राजनीतिक व्यवस्था को, शासन प्रणाली को बरकरार रखता है। यदि राजनीतिक समाजीकरण बदलता है तो राज्य की सरकार भी बदलती है, परिवर्तन हो जाता है, लोगों का चिंतन बदल जाता है। एक दल के स्थान पर दूसरे दल की सरकार आ जाती है, दूसरे दल के स्थान पर तीसरे दल की सरकार आ जाती है, राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र आ जाता है, लोकतंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्र आ जाता है, सैन्य तंत्र आ जाता है। अरिस्टोटल का जो चक्र है वह राजनीतिक समाजीकरण की उपादेयता को ही बताता है, जो वेदता के समक्ष संकट पैदा करता है। यदि राज्य अपने अनुकूल राजनीतिक समाजीकरण स्थापित करने में सक्षम होता है तो वही प्रक्रिया चलती रहती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रक्रिया में बदलाव हो जाता है। राजनीतिक समाजीकरण न केवल आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अपितु ये बदलती भी रहती है, परंतु ये सब में एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति का जो राजनीतिक समाजीकरण है वो अलग अलग नजरिए से, अलग अलग स्तर में और विशिष्ट पहचान रखने वाला होता है। इसके बाद आता है साथियों, राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार। ऐसे तो राजनीतिक समाजीकरण के विविध प्रकार होते हैं। स्थानीय स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक, उसी से जुड़े हुए धार्मिक। परंतु मोटे रूप में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, मैनिफेस्ट पॉलिटिकल कल्चर और दूसरा है लैटेंट पॉलिटिकल कल्चर, सॉरी ये यहाँ पर मैनिफेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इसको सोशलाइजेशन के रूप में देखिए आप, और यहाँ लैटिन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण का मतलब है जो सबको दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिसको हम देखकर सीख सकते हैं। मास मीडिया के माध्यम से जो अखबार हम रोज़ाना पढ़ते हैं, जो तस्वीरें हम रोज़ाना देखते हैं, जो फिल्में हम रोज़ाना देखते हैं, जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बयान हम देखते हैं, राजनीतिक प्रतीक चिन्ह जैसे बीजेपी फूल है, कांग्रेस कमल है, आम आदमी पार्टी झाड़ू है, घड़ी है, तृणमूल है, तरण है, तमाम तरह के जो हाथी है या दीवार घड़ी है या कुर्सी है, तमाम तरह के जो चित्र हैं जो भारतीय राजनीतिक दलों के हैं, वो प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण के प्रतीक हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनका पर्यवेक्षण किया जा सकता है और साफ साफ सबको पता चलता है।
हालांकि पूरी तरह से सत्य ऐसा नहीं है, तो इसको प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं, जो साफ साफ दिखाई देता है। जैसे पाठ्यक्रमों में क्या पढ़ाया जाता है वो हम देख सकते हैं, नायक कौन है उनके बारे में देख सकते हैं, जो राजनीति के विषय वस्तु हैं आम जनता को प्रभावित करने वाले हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि जाति की बात करें, धर्म की बात करें, क्षेत्र की बात करें, भाषा की बात करें, ये प्रकट राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार हैं जो हमें दिखाई दे। दूसरा अदृश्य, ये हमें मनोवेगी रूप में दिखाई नहीं देता है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता। ये व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण है कि जो व्यक्ति बोल रहा है क्या कथनी और करने में अंतर नहीं है, तो प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों में आपको देखने को मिलेगा। कथनी और करनी में जो अंतराल है, जो लोग ईमानदारी की बात कर रहे हैं या जो लोग मेहनत की बात कर रहे हैं, जो लोग रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान के सम्मान की बात कर रहे हैं, जो लोग समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, भेदभाव विरोधी भेदभाव नहीं होना चाहिए बात करते हैं, अगर वो लोग व्यवहार में वैसा नहीं करते हैं तो यह अदृश्य राजनीतिक समाजीकरण है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो समझाया जाता है, अंदर वो मानसिक रूप से उद्वेलित उसको करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बालक जो अबोध होता है उसके लिए जाति, धर्म, रंग रूप या स्वच्छता या गंदगी या कोई व्यक्ति है वह सबके पास जाने की जा सकता है और वो इतना भेदभाव नहीं समझता है। ये हमें दिखता है प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। लेकिन कब उसको ये बताया गया कि उसके नाम के आगे गोत्र क्या है, जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, गोरे लोग कौन हैं, काले लोग कौन हैं, या हिंदी भाषी कौन है, मराठी कौन है, उर्दू वाले कौन हैं, दूसरे देशों के लोग कैसे हैं, ईसाई धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, कौन अपना है कौन पराया है, ये जब 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 समाज इसको ये सब सिखाता है कि भेदभाव है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, अधिकार ज़्यादा हैं या अधिक कर्तव्यों के बारे में नहीं, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन ये कब सिखाता है, कौन सिखाता है, आप इसको है ना बहुत कम समय में या बहुत कम विकल्पों के रूप में देख पाते हैं। ये अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण है कि कब जो एक अबोध बालक था जो समानता में विश्वास रखता था या उसको ये पता नहीं था कि उसकी जाति क्या है और धर्म क्या है, वह कब ये पहचान गया कि उसका धर्म एक अलग है, उसकी जाति एक अलग है, ऊंची है नीची है, धर्म श्रेष्ठ है निम्न है, यहाँ जाना है नहीं जाना है, उनसे बातचीत करनी है नहीं करनी है, हमें प्योरिफिकेशन में विश्वास करना है, हमें बैरियर को मानना है, हमारे सोशल कस्टम्स हैं, ये पता ही नहीं चलता। ये अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण है। तो राज्य के संदर्भ में भी ऐसा ही है कि आप जब राज्य के भागीदार बन जाते हैं तो आप कब अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, कब आप अपने संकुचित और संकीर्ण मूल्यों से प्रभावित हो जाते हैं, जिसमें आपका जो सामाजिक व्यवहार था वह राजनीति में अभिलक्षित होता होने लगता है। यह अदृश्य राजनीतिक समाजीकरण है। दृश्य राजनीतिक समाजीकरण को बदलना आसान है, लेकिन अदृश्य राजनीतिक समाजीकरण को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। कि जैसे हम कक्षा में भी बातचीत करते हैं, लोगों को भी बताते हैं, बच्चों को भी बताते हैं कि महानायकों की तरह हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, न्याय की बात करनी चाहिए, छुआछूत से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये लोग मानते नहीं। जैसे कहा कि अनुच्छेद 18 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहा तो गया है, ये प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि मनोवैज्ञानिक रूप से या मानसिक रूप से लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उनका राजनीतिक समाजीकरण ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया, या वर्ण व्यवस्था का अंत हो गया, जाति व्यवस्था का अंत हो गया, धार्मिक व्यवस्था का अंत हो गया। नहीं, वो तमाम तरह के अमानवीय शोषणकारी प्रथाओं को, रूढ़ियों को, कुप्रथाओं को और काल्पनिक चित्रों को, काल्पनिक कथाओं को सत्य मानकर उनमें जीते हैं। ये राजनीतिक समाजीकरण है, अदृश्य राजनीतिक समाजीकरण। अब है राजनीतिक समाजीकरण के स्तर। तीन स्तर राजनीतिक समाजीकरण के हैं। अर्ली चाइल्डहुड होता है, दूसरा चाइल्डहुड और टीनेज, लेट चाइल्डहुड टीनेज होता है, और तीसरा एडल्टहुड स्टेज होती है। जैसा चित्र में भी मैंने बताया, आरंभिक काल एक बाल्यकाल होता है और ये लगभग 15 वर्ष से पहले की अवस्था है। इस अवस्था में जो बालक राजनीतिकरण समाजीकरण सीखता है वो उसके आजीवन भर चलते हैं, और उसके दिल और दिमाग में ऐसी तस्वीरें, ऐसे मूल्य, ऐसी अभिवर्तियाँ, ऐसे विश्वास स्थापित हो जाते हैं जो आगे चलकर शायद ही
समाप्त हो पाएँ या बहुत कम स्थिति ऐसी होती है, मेजॉरिटी की हम बात करें तो अधिकांशतया उसको बदलना संभव नहीं होता है। लेकिन उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आता है दूसरी अवस्था में, कि बालक जिस परिवार में रहता है, बालक और बालिका में क्या समानता थी, क्या निर्णय प्रक्रिया में परिवार ने उसको शामिल किया या नहीं किया, स्कूल में उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, समाज के लोगों ने कैसा व्यवहार किया, अन्य धर्म के लोगों ने कैसा व्यवहार किया, उसको क्या समानता और असमानता या उच्च नीच या उचित अनुचित, सही गलत, अच्छा बुरा, सत्य असत्य, ये सब बताया गया नहीं बताया गया। तो इसलिए कहते कच्चा घड़े वाली बात है। दूसरी जो अवस्था है, किशोरावस्था, ये तूफानी और बदलाव की अवस्था होती है। इसमें न केवल शारीरिक रूप से व्यक्ति बालक बालिका में बदलाव होता है, अपितु मानसिक रूप से भी बदलाव होता है। और वो बहुत ही पॉजिटिव वे में ये सोचते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। या जैसे युवावस्था का मार्क्स कह दें, हम भगत सिंह कह दें, जो 15 से 25 वर्ष की स्थिति होती है। और इस अवस्था में वह अपने करियर का निर्माण करता है, वो अपने जीवन का निर्माण करता है। हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक दिशा मूलक की अवस्था होती है कि किस दिशा में गमन कर रहा है, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, ये युवा अवस्था से ही तय होगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। इसलिए युवा अवस्था में जो व्यक्ति ऐसे राजनीतिक समाजीकरण से प्रभावित होता है, वो उसमें एक दिशा तय करते हैं, क्योंकि बाल्यकाल में तो स्थायित्व तो हो गया, परंतु उसमें बदलाव की जो संभावना है केवल युवा अवस्था में है। इसके बाद बदलाव की अवस्था संभव नहीं है। परिपक्वता, उसके बाद उसके जो नॉर्म्स होते हैं, मूल्य होते हैं, जो मानक होते हैं, अभिवृत्तियाँ होती हैं, व्यवहार होता है, मान्यताएं होती हैं, या जिनको आप कस्टम कह लीजिए, ट्रेडिशन कह लीजिए, रीड्स कह दिए, मैजिक कह दिए, जो भी अच्छा भला बुरा उसने किशोर अवस्था में मान लिया। अब वह उनको मेच्योरिटी का स्तर प्रदान कर देता है, वो परिपक्व हो जाते हैं, पक जाता है। यानी कि जिसको कवि की भाषा में कही तो घड़ा जो कच्ची मिट्टी थी जिसको सेप दी जा सकती है, ये पकाया जा रहा था जिसको बदला जा सकता है, और अब वह घड़ा बन चुका है जिसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। 25 वर्ष के बाद जो ये बालक हैं, उनके राजनीतिक समाजीकरण को बदलना लगभग असंभव सा हो जाता है। अब इस राजनीतिक समाजीकरण को कौन कौन से एजेंट प्रभावित करते हैं, अभिकर्ता कौन कौन होते हैं, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार को भी दिशा प्रदान करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। अलग अलग स्वरूपों में सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार पहली इकाई है। कहा भी जाता है कि परिवार पहली पाठशाला है, जहाँ कोई टीचर नहीं होता, जहाँ कोई क्लासरूम नहीं होता, लेकिन वह एक घर है जिसे हम एक स्थान न कहकर अनुभूति का, एहसास का आवास कह सकते हैं। जहाँ परिवार में वह माता पिता से, भाई बहन से, बड़ों से, दादा दादी से, पड़ोसियों से, ये अपने समाज के उन सब लोगों से सीखता है कि वो कैसा व्यवहार करते हैं, भोजन करने किन के जाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, वोट किस पार्टी का समर्थन करते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या सोचते हैं, बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, किसान के बारे में क्या सोचते हैं। और जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं। ऑल ओवर वो ये देखता है कि परिवार के लोग निर्णय कैसे लेते हैं, क्या परिवार में समानता की बात कही जाती है, न्याय की बात कही जाती है, या परिवार आस्तिकता में रखता है, नास्तिकता रखता है, या संविधान में विश्वास रखता है, या किसी कर्मकांड में विश्वास रखता है, पूजा अर्चना में विश्वास रखता है। ये सब सामाजिक व्यवहार के तौर तरीके हैं जो राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे निर्णय करना है, डेमोक्रेसी, क्या परिवार में लोकतांत्रिक बातचीत है, लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, क्या अवसर दिया जाता है, क्या बच्चों को सिखाया जाता है या उनको शामिल नहीं किया जाता है, लीडरशिप के गुण डेवलप नहीं किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये इसलिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग होते हैं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड से उनको ये मित्र मंडली, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साथियों, परिवार के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभावकारी कारक है, उसको पीयर ग्रुप कहा जाता है। इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि लोगों बालक बालिकाओं के पास मोबाइल हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत नज़दीकियाँ रखते हैं। इसका मतलब है कि पीयर ग्रुप का
किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उसके साथ कैसे लोग हैं, कैसे बालक बालिकाएं हैं, कैसी बातें करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, क्या उनके सिंबल हैं, क्या वो सरकारी नौकरी को पसंद करते हैं, क्या प्राइवेट जॉब को पसंद करते हैं, वोट देना पसंद करते हैं, वोट नहीं देना पसंद करते हैं, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना पसंद करते हैं, भाग लेना नहीं पसंद करते हैं, कक्षाओं में जाना पसंद करते हैं, नहीं जाना पसंद करते हैं, कैंटीन घूमना, तमाम तरह के जो हम सीखते हैं कि मानव व्यवहार के बारे में, शादी विवाह के बारे में, राज्य की नागरिकता लेने के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बारे में, आधार कार्ड, तमाम तरह के कार्ड और जो जॉब कार्ड और ऐसे तमाम तरह के प्रपत्र जो राज्य के साथ डील करते हैं उनके बारे में उनका क्या विचार है। विद्यालय और शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थान जिनका व्यक्ति व्यक्ति बहुत से ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का, संस्थाओं का, सामाजिक, गैर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक संगठनों का मेंबर बनता है और उन सब संस्थानों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में पाठ्यक्रम क्या है, प्रार्थना बोली जाती है, नहीं बोली जाती, प्रतिज्ञा, जो कक्षावार कार्यक्रम है, जो खेल है, खेल के मैदान हैं, खेल की गतिविधियां हैं, अंत्याक्षरी हैं, बच्चों के कपड़े हैं, उनकी वेशभूषा है, उनकी बातचीत करने का तौर तरीका है, उनके आचार विचार हैं, इन सब से निर्धारित होता है राजनीतिक समाजीकरण। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो और तत्व हैं। एक राजनीतिक समूह है, पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक समाजीकरण का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष आधार होता है कि राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो क्या है, राजनीतिक दल क्या शिक्षा को महत्व देते हैं, मंदिर को महत्व देते हैं, मस्जिद को महत्व देते हैं, रोजगार को महत्व देते हैं, सड़कों को महत्व देते हैं, खेती को महत्व देते हैं, या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, पेयजल को महत्व देते हैं, सामाजिक आर्थिक संरचना के विकास को महत्व देते हैं, लोगों को गुमराह करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, देश का विकास करने में ज़्यादा या झूठे वादे करने में महत्व रखते हैं। ये राजनीतिक दल जिस तरह से बिहेव करते हैं, आपने कई बार सुना होगा, स्टेटमेंट देते हैं। तो राजनीतिक दल बहुत व्यापक रूप से जो राजनीतिक समाजीकरण है उसका सबसे बड़ा टूल है कि वो व्यक्ति की राजनीतिक चिंतन शक्ति को प्रभावित करता है और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। किसी देश, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करते हैं, वो अपने उस राज्य की उस व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं और इसलिए वो अपने अनुकूल राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। उनकी एक अपनी विचारधारा होती है। लाइक हम बात करें रिपब्लिकन पार्टी की तो अपनी विचारधारा है, कंजर्वेटिव पार्टी की अपनी विचारधारा है, पीजेंट पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, आम आदमी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। ये तमाम तरह की जो बसपा है, सपा है, बीजू जनता दल है या अन्य तमाम तरह की जितनी पार्टियों का हम जिक्र करें, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है और वो उस राजनीतिक विचारधारा के अनुकूल ही लोगों को बनाना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। वो अपने अनुसार उनको ढालना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक समाजीकरण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं और सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले हैं मास मीडिया और सोशल मीडिया के संचार के साधन। अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, आपके सोशल मीडिया में ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, ये तमाम तरह की आपका जो आइडिया है, आपका जो सोचने का तरीका है, राज्य के बारे में, धर्म के बारे में, जाति के बारे में, क्षेत्र के बारे में, भाषा के बारे में, लोगों के बारे में, समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, कर्मकांड के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, ये सब कैसे तय होता, आपकी जो सूचना का सोर्स है वो क्या है। सबसे बड़े स्तर पर जनसंचार के साधन हैं, सोशल मीडिया के साधन हैं। तो आप किताबों में पढ़ते हैं, आप क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं, आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप कॉलम पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तमाम तरह के इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, अदर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर, बीबीसी रेडियो, टीवी, ये सब आप देखते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो उसी तरह से आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, उसी तरह से राज्य के बारे में आप सोचने लग जाते हैं। तो जनसंचार का साधन जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हालांकि दुनिया भर में इसकी स्थिति दुर्दशा हो गई है और ये पॉजिटिव वे की अपेक्षा नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा कार्य करने लग गया है। तो अखबार में क्या आता है, समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, जातिवाद के बारे में, विज्ञापन जगत के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, मानव शास्त्र के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में। ये सब तय करता है कि आप उसको पढ़ते हो तो आपका आइडिया
चेंज होता है उस संबंधित संस्थान के बारे में, ये राजनीतिक समाजीकरण का सबसे प्रभावी और विकासशील देशों में नकारात्मक कह सकते हैं कि वह भूमिका बनाने में सबसे बड़ा कार्य करता है। सबसे लास्ट में सरकार में प्रत्यक्ष सहभागिता। जब आप कार्मिक बन जाते हो, आप सैनिक हो, आप पुलिस में हो, आप टीचर हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, तो सरकारी क्षेत्र में जब हो तो सरकार के बारे में आप आईएएस हो, आप आरएएस हो, आप तहसीलदार हो, आप क्लर्क हो, चपरासी हो, पियोन से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक, या आप वार्ड पंच हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब आपकी राजनीतिक समाजीकरण को एक नया स्वरूप प्रदान करता है और एक आप एक अलग वे में सोचते हैं। ये सब राजनीतिक समाजीकरण है। तो साथियों, पूरी दुनिया भर में राजनीतिक समाजीकरण के ये टूल माने गए हैं और राजनीतिक समाजीकरण की अवस्थाएं मानी गई हैं, और इनके माध्यम से ही एक देश का जो राजनीतिक चरित्र है उसका निर्माण होता है कि लोग वोट देना पसंद करते हैं। वोट पब्लिक ओपिनियन जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर पैसे लेकर पसंद करते हैं, या एक विवेकशील रूप से सोच विचार करके, चिंतन करके उसके बाद मतदान करते हैं। या पार्टियां टिकट कैसे देती हैं, टिकट कैसे ली जाती हैं, जो कानून कैसे बनते हैं, कानूनों का क्या प्रभाव है, राज्य की भर्ती प्रक्रिया क्या है, राज्य का जो पॉलिसी वो क्या है, डिफेंस पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है, सोशल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, पेंशन, भत्ते, वेतन, टैक्स, तमाम तरह के जो हैं ये सब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का को सैप आकार प्रारूप प्रदान करते हैं। तो ये है एक कंसेप्ट के रूप में राजनीतिक समाजीकरण। और मुझे उम्मीद है आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा, और इस व्याख्यान को सुनने के लिए, देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच।